हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक का। इसमें दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आर ओ का जो 2016 में प्रश्न आर ओ में पूछे गए थे उसके PYQ का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग जो जीएस का पार्ट था केवल उसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे और बाकी जो करंट अफेयर्स वाला था उसको हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2016 वाला जो प्रश्न है वह पैटर्न या वह प्रश्न जो है या अभी समय के लिए, इस समय के लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अभी के लिए जो वह करंट अगर आपको देखना चाहिए तो 1 साल से 1.5 साल के मतलब लमसम जो है 1.5 साल का आपको करंट देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश विशेष से भी जो भी प्रश्न आते हैं उनको भी एक 1.5 साल के अंदर के जो भी हैं प्रश्न उनको आपको देखना सफिशिएंट रहेगा। बाकी जो जीएस के जैसे आपका हो गया, हिस्ट्री हो गया, जैसे आपका मुख्य रूप से देखा जाए संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में भी उतार चढ़ाव होता रहता है, संविधान में थोड़ा सा संशोधन होता रहता है, सारी चीज़ें। भूगोल हो गया, उसमें जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसका जो स्टैटिक्स पार्ट है उसके जो जीएस में जो पूछा गया था प्रश्न उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और पिछले जो सीरीज है उसमें हम लोग 2 सेशनों में इसका डिस्कशन किए भी हैं, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो आगे आज हम लोग जो है तीसरा जो सेशन है, तीसरा हम लोग का जो क्लास है ये हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और एक चीज़ और आप लोगों से कहना है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे अगर आप लाइव देखते होंगे, अगर लाइव नहीं देखना है तो डायरेक्ट जब वीडियो जा रही है उस समय भी देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, ऑफलाइन जब ऑफ हो जा रहा है क्लास उसके बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो जो जो प्रश्न आपसे रिलेटेड ये पूछे जा रहा है उसका आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें। उसका कारण ये है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखे रहेंगे यानी लिखेंगे तो एक तो फीडबैक या संतुष्टि मेरी जो है वो तो है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जो चीज़ टाइप किए रहते हैं वो चीज़ याद रहती है, दिमाग में छप जाती है, या जो चीज़ आप लिखते हैं वो चीज़ छप जाती है तो याद रहेगी। और इसीलिए मैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे हैं उसको मैं डिस्कशन करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए पहले वाले प्रश्न की तरफ, जो कि आपका एंसेंट हिस्ट्री से प्रश्न है। सभ्यताओं से जो सिविलाइजेशन है वहाँ से प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण का, नॉर्थ टू साउथ जो क्रम है वो ऑप्शन एक बार आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन है माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका, ठीक है। वैसे ही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा। हाँ बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण अगर कहा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी पहले एज़टेक आएगा, उसके नीचे माया, उसके नीचे मुइस्का, उसके बाद से इंका, यानी डी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर एज़टेक, माया, मैंने बताया ही। तो एज़टेक साम्राज्य क्या था, मध्य मैक्सिको में स्थित था। माया जो है वो अमेरिका में ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो वर्तमान में दक्षिणी मैक्सिको का यानी युकाटक प्रायद्वीप में से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो वर्ल्ड आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें से है, ठीक। अगला प्रश्न जो है ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद से हर एक बार एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ऋग्वेद जो है आप देखें कि जितने भी वेद हैं इन वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक ना। तो ये कह रहा है ऋग्वेद इसमें से कौन सा है, आप बताइए। स्रोतों का संकलन है कि शब्दों का संकलन है मन ऋग्वेद में, या कथाओं का संकलन है, या युद्ध का ग्रंथ है, क्या है। तो सबसे पहले तो ये सबसे पुराना वेद है। दूसरा चीज अगर इसको क्लासिफाइड किया जाए तो इसमें 1028 सूक्तियां हैं, मतलब श्लोक है, क्या है, श्लोक है। कितना, 1028। तो इसके 10वें मंडल में क्या है, इसके 7वें मंडल में क्या है, और इसके तीसरे मंडल में क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे नया जो वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, ठीक है, सबसे लेटेस्ट वाला। सबसे पहला वाला कौन सा है, ऋग्वेद है। तो इसमें किसका संकलन है, श्लोकों का है, यहाँ पे श्लोक कर लीजिएगा। तो इस श्लोकों का संकलन है, ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। यानी बुद्ध द्वारा रूपांतरित जो व्यक्ति थे उनमें से अंतिम कौन था, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा होगा सही। आनंद था कि वसुमित्र थे कि गोसल कि सुभद्र, कौन थे, ये तो आप पढ़े होंगे बुद्धिज्म में। अच्छा, भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ कहाँ पे था, किस जगह पे हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, ये बताइए।
क्या वहां पर भी स्तूप है? क्या वहां पर भी बौद्ध स्तूप है? हाँ बिल्कुल, वहां पर भी स्तूप है। कहाँ पे हुआ था? कुशीनारा उस समय का नाम था, यानी इस समय का वर्तमान में कुशीनगर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस में हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था, देखना 483 ईसा पूर्व में हुआ था इनका डेथ, और इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। दूसरी चीज कि जिस समय इनकी डेथ हुई थी ठीक उसी समय 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी, पहला बौद्ध संगति 483 किसके कार्यकाल में? अजात शत्रु के, ठीक है, अजात शत्रु के कार्यकाल में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। राजगृह में कहा? सप्तकर्णी जो गुफा थी वहीं पे हुई थी, ठीक है। तो कितनी बौद्ध संगतियां हुई हैं? 4 बौद्ध संगतियां हैं। कितने पिटक हैं बौद्ध धर्म में? 3 पिटक हैं, ठीक है। हाँ, तीनों पिटकों का नाम बताएंगे क्या आप लोग? और विनय पिटक का संकलन इसी में हुआ था, ये याद रखिएगा। विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म में, उसका संकलन इसी प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? सुभद, ऑप्शन डी सही था, ठीक ना, सुभद था। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण किसको कहा जाता है इतिहास में? एका ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग को, खाखेल को, गौतमीपुत्र सातकर्णी को, या सुशर्मन को? किसको बताइए? देखिए, गौतमीपुत्र जो सातकर्णी थे कहाँ, किस वंश से संबंधित है? सातवाहक। किससे? सातवाहक वंश से संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। यही यहाँ पे एक देखने को आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में कि जो पितृ सत्तात्मक ऐसे सत्ता आती चली रही है, यहाँ पे माता के नाम से जाना जाता था, ठीक ना, मदर की तरफ से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? यानी प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है समुद्रगुप्त का। अच्छा ये बताइए, बीड़ा वादक जो सिक्का था किसने चलाया था? समुद्रगुप्त ने चलाया था। गुप्त वंश का जो है यह शासक था, और इसके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, और उसी समय जिस समय वह गद्दी पे बैठा था उस समय महाराजा धीराज का उपाधि भी धारण किया था, और उसी समय क्या हुआ था? एक कैलेंडर जारी किया था जिसका नाम है गुप्त संवत, ठीक है। तो कैलेंडर जो है, तो गुप्त साम्राज्य का सबसे जो है प्रथम शासक उसी को माना जाता है, वास्तविक प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक ना। तो उसी का लड़का था समुद्रगुप्त। तो बीड़ा वादक सिक्का वगैरह ये भी चलाया था, ठीक है, यानी इससे पता चलता है संगीत प्रेमी था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पे, प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ है वहाँ पे एक तो आपको मिलेगा अशोक का, एक को तो मिलेगा अकबर का, और एक किसका मिलेगा? समुद्रगुप्त का। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह, इन सभी ऑप्शनों से क्या कोई दिखाई दे रहा है? बताइए किसका मिलेगा? तो अशोक अकबर का ही लड़का क्या आंसर था? अकबर का लड़का जो था उसका नाम क्या था? जहांगीर। जहांगीर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। किसके द्वारा लिखा गया था? हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखिएगा। अब ये है सुमेलित करना है कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको कि कौन कौन सिक्के किसने जो है शुरू किए थे, इसमें से आपको कौन कौन सुमेलित है, कौन कौन सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कुषाणों ने सर्वप्रथम स्वर्ण और ताम्र जो है सिक्के जारी किए थे, बिल्कुल सही बात है। और इसी में एक शासक हुआ, आपको पता भी है, कनिष्क। कुषाण जो वंश का ही शासक था कनिष्क, और कनिष्क के समय ये कैलेंडर भी जारी हुआ उसके बाद, ठीक। हाँ बिल्कुल। तो कुषाण जो है कनिष्क जो है वहाँ से संबंधित है। गुप्त में रजत सिक्का कहाँ से? गुप्त साम्राज्य में। कलचुरी में स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों मिलते हैं, लेकिन सातवाहक में स्वर्ण नहीं मिलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका?
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कहा था सम्मिलित कौन नहीं है, तो सातवाहक वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली, आर्ट एंड कल्चर से पूछा हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत की जितनी जो शैलियाँ हैं, जो मंदिर बनाने की जो स्थापत्य कला है, उसको वह द्रविड़ शैली है अधिकतर। तो भीतर गांव मंदिर है, ग्वालियर का तेली मंदिर है, कंदरिया महादेव या औसिया मंदिर है, कौन सा है जो द्रविड़ शैली में है, बताइए। ग्वालियर का तेली मंदिर, ठीक ना, ग्वालियर का तेली मंदिर है, ठीक ना, याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में, मध्यकालीन से आपसे प्रश्न पूछा गया है, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी कहाँ थी। दिल्ली सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश के, अच्छा इल्तुतमिश कौन था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी का दामाद था। ठीक है, अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी कैसे हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, हाँ चौगान खेलते समय हुई थी। अच्छा यह कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का था। ठीक, इसी का गुलाम या उसका दामाद जो था इल्तुतमिश था, इसी की लड़की जो थी वो रजिया सुल्तान थी। ठीक, तो इसके समय यानी इल्तुतमिश के समय यह जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ पे थी, आप बताएंगे आगरा थी कि लाहौर था, कहाँ पे था, तो इस समय कहाँ पे था, दिल्ली था। कहाँ पे राजधानी थी, दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली ही राजधानी थी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। तो चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, कुमारपाल, भीमद्वितीय, बताइए कौन कौन हुआ था। वही हुआ था पराजित जो पृथ्वीराज चौहान को बाद में हरवाने का सबसे बड़ा कारक जो है वही था, बताइए कौन सा था, जयचंद था। अच्छा पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी का 2 युद्ध हुआ था, 1191 वाला, एक 1192 वाला। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजय होते हैं, इसमें मोहम्मद गोरी विजय होता है। किसके कारण, इसी जयचंद के कारण। और इस जयचंद को हराया था मोहम्मद गोरी किसके युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में हराया था, पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किया था, किस राजा परिवार ने, राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान, किसने किया था, बताइए किसने किया था, कछवाहा। ठीक है, किसने किया था, कछवाहा किया था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। इधर ये मॉडर्न हिस्ट्री से आपसे दिया हुआ प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस कब आया था, टॉमस रोव कब आया था, रॉल्फ फिच कब आया था, मनुची कब आया था, इनका मिलान जो है सूची से करना है। ये कब कब आए थे, इसका दिया हुआ है, बताइए कब आया था ये। तो हॉकिंस तो था 1608 से 1611, तो इसका मतलब ए का तो दूसरा हो गया, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे तो है नहीं, इसको काट दीजिए, यहाँ पर भी नहीं है, इसको काट दीजिए। तो ए का दूसरा जो 2 जगह आया, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इन दोनों में आगे और थोड़ा सा देखते हैं। टॉमस रो कब आया था, 1615 से 1619 में आया था, यानी बी तो ए हो गया, तो एक दोनों जगह है, अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ। मनुची जो है वो कब आया था, 1653 से 1700 के आसपास आया था, तो सी ऑप्शन चौथा से, सी चौथा यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और रॉल्फ फिच जो है वह 1585 से 1586 में आया था। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 2, 1, 4, 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो बताइए, अबुल फजल ने किया था, निजामुद्दीन अहमद ने किया था, शेख मुबारक ने किया था, या अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद, किसने किया था, ये तो सिंपल प्रश्न है मिडिएवल का, किसने किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो बदायूनी ने महाभारत को किसमें, फारसी में ट्रांसलेट किया हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है, औरंगजेब का कि जहांगीर शाह का कि जहांगीर का कि हुमायूं का, बताइए। अब इनके मकबरा का पढ़िए, बताइए कहाँ पे था। तो इनमें से जहांगीर का जो मकबरा था वो भारत से बाहर था। ठीक है, अब कहाँ था थोड़ा सा देख लेंगे इसको। इसकी मृत्यु जहांगीर की 1627 ईस्वी में हुई थी। लाहौर पाकिस्तान में इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां द्वारा करवाया गया था। जबकि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। और जहांदार शाह का मकबरा खुसरो बाग इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है,
तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइए कब हुई थी? हाँ, 1839 ईस्वी में। तो 1839 ईस्वी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, किसको दिया था? बहादुर शाह जो जफर थे, जिनको बहादुर शाह दूती भी कहा जाता है, वह साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिए थे? अजमुल्ला को, बिरजिश कद्र को, वक्त खान को, हसन खान को, किसको दिए थे? वक्त खान को। किसको दिए थे? वक्त खान को दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है, और ये जगह है और ये जो भी कंपनियां थी डेनिश से लेके पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, ये कहाँ कहाँ अपना व्यापारिक जो है कारखाना स्थापित की थी, उससे संबंधित प्रश्न आपको दिया गया है। थोड़ा सा इसको मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिए कौन सही होगा। देखिए, पांडिचेरी में कौन? फ्रांसीसी कंपनी पहली बार स्थापित हुई थी। तो ए का 2 कहाँ पे है, यानी पहला ऑप्शन ही सही है, ऐसे ही दिखाई दे दिया। बी का 3 है, गोवा का कहाँ पे होगा? ये पुर्तगाली गोवा में किए थे। ठीक। सी का 4 यानी ट्राउन कवर का अगर देखा जाए तो डेनिश किए थे, मद्रास में डचेज ने किया था। ठीक। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, और बताना है कथन कारण में कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही है। कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधित्व किया था। ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे कांग्रेस की ओर से। ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो पहला ऐसे ही गलत जब हो गया, तो पहला गलत है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इरविन से याद रखेंगे, इरविन से जो समझौता हुआ था उसमें हाँ भगत सिंह, उसके बाद ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है। तो उसमें एक फेलियर भी दिखाया जाता है गांधी जी को उस स्थान पे। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इधर क्रांतिकारियों के नाम है, इधर स्थान है उनसे संबंधित। नाना साहब, और फिर से नवाब हमीद अली खान, मौलवी अहमद उल्लाह, और ये मनीराम दीवान, और ये स्थान दिया हुआ है, आपको मिलान करना है कौन कौन स्थान किनसे संबंधित है, तो ये आप बताएंगे। नाना साहब कहाँ से थे भाई? नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। तो ए का दूसरा कौन हो गया? यानी ये ऑप्शन 2 ऑप्शन तो गलत हो गया, सी डी में आपको देखना है। नवाब हामिद अली खान, ये तो दिल्ली से थे, तो वो तो दोनों में दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं हो गया। सी कहाँ होगा? तो सी अगर देखेंगे तो मौलवी अहमद उल्लाह, ये कहाँ से थे? लखनऊ से थे। और अगर मनीराम दीवान देखेंगे तो कहाँ से थे? असम से थे। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन डी सही हो गया। ऑप्शन डी आपका सही मिलान हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे, यानी कोई एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है। वो पारसी जो है धर्म में जन्म लिए थे 1853 में पश्चिमी भारत में। इंडियन इंस्पेक्टर वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये एक समाज के सुधारक भी थे, और सम्मति आयु अधिनियम 1891 में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। और किनके बारे में ये बात कही जा रही है? दादा भाई नौरोजी, BM मालाबारी, PB ब्याडिया, नौरोजी फरदौनी जी, किनके बारे में कहा जा रहा है बताइए? ये आपको पता है किनके बारे में कहा जा रहा है? BM मालाबारी। ठीक है, BM मालाबारी जी के बारे में। ठीक। तो BM मालाबारी एक समाज सुधारक थे, इंडियन स्पेक्ट्रम तथा वॉइस ऑफ इंडिया पत्र के संपादक भी थे, और ये आयु अधिनियम जो आया हुआ था 1891 में, वो प्रबल उसके पक्षधर थे, जिसमें कहा गया था कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी, और बाल गंगाधर ने इस अधिनियम का विरोध किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये क्या क्वेश्चन है? अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये 23 इसको क्रॉस कर लेंगे, ये गलत लिखा हुआ है। असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी 1925 में,
उसमें अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था बताइए? कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ये तो आपको याद है, विट्ठल भाई पटेल। कब? 1925 में। अच्छा, 1923 में एक पार्टी बनी थी, असहयोग आंदोलन जब स्थगित किया था गांधी जी ने, तो उस समय एक पार्टी बनी थी, मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। कौन सी पार्टी थी? स्वराज्य थी क्या है वो? थोड़ा सा बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सी पार्टी थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया था 1923 में। हाँ, 1923 में। बताइए तो। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और सही तरह से उसको सजाना है। बंग प्रकाश की प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग, इनको आपको समझ सजाना है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? खुद ही सीरीज में दिया हुआ है, 1 2 3 4 होगा। आप देख लेंगे थोड़ा सा कि बंग प्रकाशिका सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 और इंडियन लीग 1875 में स्थापना हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। कौन सा युग्म जो है वो मुख्य रूप से देखा जाए सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो ये बताएंगे कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बीडी सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनका किताब है, बिल्कुल सही बात है। आरसी मजूमदार, द स्पॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल है। फिर राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, ये इनका किताब नहीं है, ये गलत है। एसबी चौधरी, द इंडियन म्यूटिनीज, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा था, तो सी वाला जो है सुमेलित नहीं लग रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि अवध इन रिवोल्ट जो है उसके पुस्तक के लेखक कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी जी हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार किया जाए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। कहाँ कहाँ पे नहीं बना था उसको आपको चिन्हित करना है। 1937 के चुनाव में कहाँ कहाँ पे नहीं बना था? 2 जगह नहीं बना था, एक तो बंगाल में वो मुस्लिम लीग की बनी हुई थी और एक पंजाब में नहीं बना था, बाकी इधर बन गया था। ठीक ना। तो 3 और 4 कौन सा हो जाएगा? 3 और 4। अच्छा, आप इसमें ये बताएंगे कि कितने राज्यों में कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी थी? ठीक है, कांग्रेस की स्पष्ट मेजॉरिटी वाली सरकार बनी थी और कितने में उन्हें कोलैबोरेशन करके बनाया था, गठबंधन करके बनाया था, ये बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? देखिए, ये उस समय का डेटा हुआ है, अभी का जो डेटा है ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नया वन रिपोर्ट आया है और वन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष पे जारी किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। तो भारतीय वन रिपोर्ट नया आया है, उसको देख लेंगे क्योंकि वहीं से प्रश्न आने का संभावना है, यहाँ तो संभावना नहीं है। ठीक ना। तो किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन है? बताइए। इस समय के अनुसार अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पे वनों की संख्या है, तो कहाँ पे परसेंटेज में कहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक, तो उस समय के अनुसार देख लेंगे इसको। अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक जो है इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एंड WL टॉमस ने विश्व को कितने साल में विभाजित किया है? ये भी आपका करंट का था, तो ये करंट का जो क्वेश्चन है वो आप लोग देखेंगे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 है, इसके जगह पर आप इंडियन फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2024-25 आया है इसको देख लेंगे, इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल प्रिपेयर कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सही सुमेलित फसल प्रजाति, और सही सुमेलित कीजिए। देखिए यह गलत छपा हुआ है, यहाँ पे फसल और प्रजाति यानी इधर फसल है और इधर उसकी प्रजाति है। तो धान का गोविंद है कि नहीं, गेहूं का शुष्क सम्राट, अरहर का पारस, मटर का प्रकाश, ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, बताइए। कौन सुमेलित नहीं है? गेहूं का शुष्क सम्राट नहीं है, बाकी धान का गोविंद, अरहर, पारस, मटर प्रकाश ये सुमेलित है। अगला प्रश्न की तरफ चले, किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कहाँ पे? झांसी में। ठीक ना, झांसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग, ये क्या है? यानी भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 12 करोड़, 16 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर, 17 करोड़ हेक्टेयर, कितना है बताइए? कितना है?
14 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका का, गाद का, महीन बालू का, किसका होता है? ये तो आपका स्टैटिक्स है, आप देखते होंगे, ये मृत्तिका का होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, ये कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास क्यों हो रहा है? तो चूंकि उस समय वन रिपोर्ट आया था 2015 में, 2016 का प्रश्न है तो आना लाजमी है। ठीक वैसे ही समय वन रिपोर्ट आया है तो वन रिपोर्ट के जितने प्रश्न हैं वो आना लाजमी है। महाकुंभ से जो प्रश्न है वो आना लाजमी है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन, किसको वन के अंतर्गत नहीं माना जाता था? तो नेशनल जो पार्क था उसको नहीं माना जाता था, राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। हाँ, अगला क्या है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को, देखिए ये भी इसको क्रॉस हम इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि उस समय का ये करंट का प्रश्न है, ठीक ना। 1/4/2014 को निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणित कोयला भंडार के अवरोही क्रम में, तो वो उस समय का है, आप इस समय का स्टैटिक्स देख लेंगे थोड़ा सा। अगला है, कथन ये, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कारण है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। बताइए बताइए कौन सा सही है इसमें। देखिए दोनों सही है, कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है, यह कारण इस कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। जल है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय क्षेत्र है, डीजल है। तो भारत के ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठित क्षमता में इनके प्रतिशत 30 सितंबर 2016 के अनुसार अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो ये उस समय का डेटा है, आप इस समय के डेटा के अनुसार थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि आप खुद से चाहता मैं तो इसका लेके आता सलूशन, ठीक है। मैं इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि यह आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। जब आप खुद इसका प्रिपेयर करेंगे तो आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो नया डेटा ये आ रहा है, तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, इसलिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? बताइए कौन सा इसमें जो है वो जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली, इसमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? बताइए। देखिए सही साफ साफ दिखाई दे रहा है, शुद्ध जल जो है क्या वो जैविक संसाधन है? नहीं है। कोयला है, पेट्रोलियम है, मछली, ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला है, स्ट्रेट लाइट। जो स्ट्रेट लाइट होता है वो क्या होता है? समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड होता है, या समताप मंडल का सबसे निचला बैंड होता है, या अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है, शनि का प्राकृतिक उपग्रह होता है, क्या होता है स्ट्रेट लाइट? तो स्ट्रेट लाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित जो वायुपोत होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट लाइट कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी जो है किस झील से निकलती है? ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी से आपको दिया हुआ है, आसानी से आप बता सकते हैं। विक्टोरिया, ताना झील, एडवर्ड झील, अल्बर्ट झील, कहाँ से नीली नील नदी जो है निकलती है, आप बताइए। तो नीली नील नदी जो है ताना झील से निकलती है। कहाँ से? ताना झील से। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। नीली नील नदी अफ्रीका देश के इथोपिया में अवस्थित जो ताना झील है वहाँ से निकलती है, और यह नीली नील नदी जो है इथोपिया की सबसे लंबी नदी है। यह आगे चल कर क्या खातून यानी सूडान में जो वाइट नाइल है यानी वाइट नील नदी जो है उसमें मिलकर नील नदी का निर्माण करती है, और वही जाके अफ्रीका से होते हुए जाके मिस्र में होते हुए फिर जाके वहाँ पे क्या हो जाती है? गिर जाती है भूमध्य सागर में, ठीक है। तो मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको समझना है। तो काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर पश्चिम होगा, काला सागर तो और इधर ही है, तो ऐसे ही पहला गलत हो गया। दूसरा कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, ऐसे ही गलत है क्योंकि कैस्पियन तो और इधर है, पश्चिम से पूर्व हमसे कह रहा है। भूमध्य सागर, देखिए हाँ भूमध्य सागर पश्चिम में है, उसके बाद से काला सागर बिल्कुल, उसके बाद से कैस्पियन सागर, वहाँ पे जहाँ पर बाकू वगैरह अजरबैजान है, और तब इधर आएंगे तो आप अरब सागर है। तो यह ऑप्शन आपके लिए सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत है, काला सागर और बाद में भूमध्य सागर दिया हुआ है, तो ऐसे ही गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इधर नदियां हैं और इधर प्रवाहित होने वाली कहाँ पे जाके गिरती हैं, और ये भी कहाँ से है, वर्ल्ड मुख्य रूप से जियोग्राफी आप देखेंगे तो वहीं से है। तो लीना नदी है, आमूर नदी है, टिग्रिस नदी है, माही नदी है। तो बताइए, अच्छा माही नदी की एक विशेषता है, जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है, ठीक ना। तो कहाँ कहाँ पे बताइए, माही नदी तो ये अरब सागर में, डी का तीसरा कहाँ पे है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि माही नदी अरब सागर में जाके गिरती है। तो ए का लीना का क्या होगा, आर्कटिक सागर में, ठीक है। फिर आमोर का क्या होगा, प्रशांत महासागर में, और आप देखेंगे टिग्रिस का जो फारस की खाड़ी में, पर्शियन बेज में है, वो टिग्रिस जाके गिरती है। अगले प्रश्न की तरफ चले। करीबा बांध, बताइए कहाँ पे करीबा बांध, किस नदी पे करीबा बांध है। वर्ल्ड जियोग्राफी अगर पढ़े हैं तो बता सकते हैं। करीबा बांध किस नदी पे है, जाम्बेजी नदी पे है, ठीक ना। किस नदी पे, जाम्बेजी नदी पे है, ठीक। थोड़ा सा जाम्बेजी नदी के बारे में आप देख लेंगे। करीबा झील भी वहाँ पे है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख बांध इस प्रकार कौन कौन है, आसवान बांध जो मिस्र में नील नदी पे बनाया गया है। अफ्रीका मुख्य रूप से देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है जो आसवान बांध है, जो कहाँ पे है, नील नदी पे है, और कहाँ पे, मिस्र में है। कैंजी बांध कहाँ पे है, तो नाइजर नदी पे है, ठीक। सेन्नार बांध का है, नीली नील नदी पे है बोले तो। और जो जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच प्राकृतिक सीमा का भी निर्धारण करती है। तो ये साले जो मैप बेस्ड क्वेश्चन था वो था, आपसे पूछा गया था। कौन सम्मिलित नहीं है, पोत है निर्माण केंद्र, और इधर है राज्य, किस राज्य में कौन कौन सा पोत निर्माण होता है। तो ये भी आपका वर्ल्ड जियोग्राफी से बताइए। तो इसमें मैं बता दूं कि केवल डी वाला जो है ये गलत है और बाकी सही है। तो ये तो स्टैटिक्स है, आप स्टैटिक्स से देख लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके स्वरूप को जो दीर्घ काल अवधि में ज्यादा टाइम पीरियड में जो घटित होती है घटना, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या कहा जाता है, जननांकीय संक्रमण कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, जननांकीय संक्रमण। अगला प्रश्न, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। यूपी की 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है बताइए, कितनी है, 67.6 मतलब 68, यानी 67.68% है, ठीक। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो आंकड़ा है उससे संबंधित कौन सही नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, मैं हालांकि बता दे रहा हूँ आपको, तो ये देख लेंगे कौन सा सही नहीं है। ये पहला वाला जो है यही सही नहीं है, बाकी सभी डेटा सही है। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 829 है उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार। 1 से 2011 में दशाब्द में जनसंख्या वृद्धि जो है 20.23% है। महिला साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है, 57.18% है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक एनजीओ है, उस एनजीओ का नाम है प्रथम एनजीओ है जो एसर नामक रिपोर्ट निकालता है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित होता है और कितने कितने वर्षों पे निकलता है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित होता है और कितने कितने टाइम पे निकलता है बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब इसमें पूछने की बात ही नहीं है आपको, किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या है, कथन ये है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। ये तो गलत ऐसे ही हो गया, क्योंकि ऐसा जनगणना की शुरुआत कब से होती है, 1881 से, ठीक ना। हालांकि 1872 में इसकी नींव रखी गई थी, 1881 से 10 की जनगणना शुरू हो गई रिपन के कार्यकाल में। उसके बाद से देखा जाए, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, फिर हर 10 वर्ष पर 61, फिर 71, फिर 81 में हुई, फिर 91 में हुई, फिर 2001 में हुई, फिर 2011 में हुई। अभी लेटेस्ट वाला नहीं हुआ है, ठीक है। तो कितना हो चुका है स्वतंत्र भारत का जनगणना, 7 ठो कंप्लीटेड हो चुका है, अभी 8वां जो है वो पेंडिंग में है, ठीक।
तो क्या हर वर्ष जनसंख्या भारत की जो है अपरिवर्तित रही है? ये तो ऐसे ही गलत है। तो आर जो है वो गलत है। तो आर कहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है कि बिहार में है कि पश्चिम बंगाल में है कि केरल में है? इन सभी ऑप्शंस में कौन सा सुटेबल आंसर होगा बताइए। ये तो ऐसे कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं। जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ है? कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश। इसमें जो है उत्तर प्रदेश। बिहार के 1106 है ज्यादा सबसे ज़्यादा जनसंख्या। दूसरे नंबर पे इधर पश्चिम बंगाल केरल 860 और उत्तर प्रदेश का कितना है? देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश 829। 2011 की भारत की जनगणना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? पूछने वाला है नहीं अभी, लेकिन फिर भी देख लीजिए। वह वाक्य था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये था वाक्य। अब ये बहुत पुराना हो गया, नहीं पूछेगा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए गए कूटों का जो है कूटों से सही उत्तर चुनिए। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण के अवरोही क्रम में, अवरोही मैंने समझ रहे हैं ना, घटते हुए क्रम में, सबसे ज्यादा वाला फिर सबसे ज्यादा से सबसे कम वाला कौन सा होगा? तो पहले तो होगा गोवा, उसके बाद से होगा मिजोरम, उसके बाद से क्या तमिलनाडु, उसके बाद से केरल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कथन कह रहा है कि भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है और इसका रीजन जो दिया गया है वो भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रहा है। क्रांति हो रही है नीचे दिए गए, मतलब भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है और भारत में सन 2000 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कथन तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यह क्या इसका एग्जैक्ट, इसका मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, इसके कारण क्या शहरीकरण में वृद्धि हो रही है? ये तो एग्जैक्ट नहीं लग रहा है, फिर भी देख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नागरिक समूह नहीं है? ये पूरा जनगणना ही भर दिया हुआ है लग रहा है उस वर्ष। ठीक है। उड़ीसा लग रहा है उस वर्ष के पेपर में केवल जनगणना ही भरा हुआ है। फिर देखिए जनगणना ही है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में नगरीय युगों में किसमें ज्यादा है? किसमें ज्यादा है? तो उस समय के अनुसार मुंबई और दिल्ली में। बहुत पुराना हो गया, अब नहीं पूछेगा, इसके पूछने के चांसेस बहुत कम है। ठीक। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट था? 17.31%। लेकिन ये अब बदल गया। अभी कुछ रिपोर्ट आए हैं उसमें ये पता चला है कि भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हो गई है। ठीक है। तो ये बहुत पुराना हो चुका डाटा, इस पे मतलब भरोसा करना सही नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? यानी आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के आधार पे होता है। अनुच्छेद 352 लगाया जाता है, भाग 18 में है संविधान के, और आपात बंद 352 से लेकर 360 तक है। ठीक ना। तो देखा जाए जो 352 में है, जो राष्ट्रीय आपात लगता है, उसके आधार कौन कौन है? एक तो बाह्य आक्रमण है, एक सशस्त्र विद्रोह है, एक युद्ध है। क्या आंतरिक अशांति है? अभी नहीं है, यह था। आंतरिक अशांति पहले था, अब इसी को रिमूव करके क्या लगा दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद। ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न जो है अपने पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकता है। वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर के ही कहने पर हटाते हैं, लेकिन पहला कथन केवल क्या है इसमें से सही है। ठीक है। तो याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए
और अंत में दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। अनुसूची है और इधर दिया गया है वो सूची 2 जो उससे संबंधित सब्जेक्ट है वो दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन, विधायी शक्तियों का वितरण, कुछ अधिनियमों का 7वीं अनुसूची में क्या है? सीधे तीसरा है, यानी केंद्र, राज्य और समवर्ती, यानी मुख्य रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो विधायी शक्तियों का वितरण किस में है? 7वीं अनुसूची में है। तो ए का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो ए का तीसरा तो दो जगह है, तो ए वाला ऑप्शन आपका कट हो गया, ए वाला ऑप्शन कट हो गया। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट में। आपको ये पूरी कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। 21वां संवैधानिक संशोधन, 71वां संवैधानिक संशोधन और 52वां संवैधानिक संशोधन, इन तीनों संशोधन के द्वारा समय समय पे संशोधन करके टोटल इस समय कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, संस्कृत हिंदी शामिल है, ठीक ना। 9वीं अनुसूची में क्या डाला गया है? 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिकरण के लिए डाला गया है। और 10वीं में क्या है? दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो आप देखिए पहला का किससे मिलान हुआ? तीसरा से। फिर दूसरे का किससे हुआ? पहला से। तो बी का 1 कहाँ पे है? दोनों में है भाई। फिर सी का 9वीं अनुसूची में, तो सी का चौथा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? सी का चौथा यहाँ पे है। और डी का दूसरा 10वीं का, हाँ बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इस तरह से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? भाग दिया हुआ है, उधर उससे संबंधित विषय दिए हुए हैं, टाइटल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा वो भाग से संबंधित नहीं है। जैसे पहला है पंचायत, पंचायतों का भाग 9 में लिखा गया है, बिल्कुल है। नगर पालिका किस में है? भाग 9 क में, बिल्कुल। भाग 9 ख में सहकारी समितियां, बिल्कुल है। भाग 10 में क्या अधिकरण है? नहीं, ट्रिब्यूनल नहीं है इसमें। तो कौन से सभी के सभी क्या है? सही है। तीसरा जो है लास्ट वाला जो है वो क्या है? गलत है। अपना जो अगला प्रश्न है वो क्या है? संशोधन से संबंधित है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां, 58वां, 59वां, 60वां किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हिंदी को प्राधिकृत किया गया है? तो वो है 58वां संवैधानिक संशोधन 1987, 1987। कौन सा? 58वां संवैधानिक संशोधन 1987 में से किया गया। अगला है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। उधर है मुख्य रूप से कार्यक्रम और शुरू करने से वर्ष, या उधर कार्यक्रम दिया हुआ है, इधर किस वर्ष शुरू किया गया है। ये योजना से संबंधित है, आपसे पूछा जाता है योजना करंट से संबंधित, जो 2 साल 3 साल के अंतर्गत योजना रहा है। तो है पहला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना। ये आपके आगे वर्ष दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो कौन सा हो जाएगा? ये 1999 में शुरू किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अगर देखा जाए तो वह 1997 में शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना की अगर बात किया जाए तो वह 1989 में शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था? 2005 में। तो इस तरह से कौन हुआ? ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा बी का पहला एक ही जगह है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दिया गया? तो पंचवर्ष पहले योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी। अब तो उसके जगह पे 2015 में क्या आया गया? नीति आयोग था, नीति आयोग आ गया, ठीक है। ऐसा माना जाता है, ऐसा आलोचना किया जाता है कि योजना आयोग के पास जो है वित्त जो है, फंडिंग जो है वो भी देने के लिए उसके पास ये सारी चीज़ें व्यवधान थे, जो कि नीति आयोग के पास नहीं है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में ऐसी व्यवस्था की गई थी बताइए? किस में की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो ये देखेंगे 8वीं 1992 से 97 तक चला हुआ था, ठीक। बाकी ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेंगे। अगला है जीएसटी परिषद के संबंध में। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जीएसटी परिषद का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 279A इसमें, ठीक है। कौन संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 101वां संवैधानिक संशोधन 2016 के द्वारा। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ठीक ना। दूसरा इसमें कथन दिया हुआ है कि जीएसटी परिषद टैक्स जो रेट है उससे छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति का निर्धारण भी करेगी। बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकारों के पास व्यय टुगाई का विकल्प होगा यदि वे वैसा चाहें। तो तीसरा तो नहीं सही है, पहला दूसरा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा।
अगला है, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? अब 15-16 में कौन था उस, यह तो पूछेगा नहीं, या आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या क्या टाइप है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी। दूसरा, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? केसीसी आप देखे होंगे, तो केवल दूसरा सही है। ठीक है, केवल दूसरा जो है ये सही है। यह 2001 में शुरू नहीं किया गया था। ठीक, इसको याद रखिए। ये 1998 अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है नाबार्ड से संबंधित, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न है। नाबार्ड संसद के अधिनियम के द्वारा 1982 में स्थापित हुआ था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधाओं को प्रदान करता है। दोनों को दोनों कथन क्या है आपके? बिल्कुल सही है। ठीक है, एक मिनट, दूसरा इसमें आपका गलत हो जाएगा, सॉरी, पहला केवल सही है। ठीक, तो देख लीजिए थोड़ा सा, 1982 को स्थापित हुआ था ये नाबार्ड, और गैर कृषि क्षेत्र, वित्तीय समावेशन आदि को भी ये प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसलिए वो दूसरा गलत हो गया था। अगला प्रश्न क्या है, एमएसएमई जो है एक्ट कब पारित हुआ था? यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम जो है, एमएसएमई जो है एक्ट कब पारित किया गया था? 2005, 6, 7, 8 कब पारित किया गया था? बताइए कब पारित किया गया था? 2006 में, 2006 में पारित किया गया था। अगला क्या है, लघु विनिर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए कितना? 10 लाख रुपए से अधिक नहीं, 10 लाख रुपए से ऊपर परंतु 25 लाख रुपए से अधिक नहीं, 25 लाख से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर, कितना है इसका बाउंडेशन रखा गया है? बताइए कितना है बाउंडेशन? सी, 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बाउंडेशन लिखा गया है। अगला है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? बताइए बताइए किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? किसके द्वारा? सहकारी समितियों के निबंधन द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। कैपिटल गेन टैक्स है, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, कारपोरेट टैक्स है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। तो अब बताइए कौन किससे संबंधित है? फैक्ट्री निर्मित वस्तुएं, आयात है, संपत्ति विक्रय है, आय है। तो कौन आय है? कारपोरेट टैक्स तो आय होगा। डी का प्रथम, डी का पहला ये हो गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4 कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा? संपत्ति विक्रय होगा। फिर बी का दूसरा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फैक्ट्री निर्मित जो है वस्तु है वो होगा। सी का तीसरा जो है कस्टम ड्यूटी, किस पे? आयात पे लगता है। ठीक, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है। तो ये पूछा जा रहा है जो सेबी एक्ट है वो कब पारित किया गया था? सेबी एक्ट कब पारित किया गया था? 1992 में। कब पारित हुआ था? 1992 में हुआ था, 1992 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम। बताइए ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग कौन है? आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ऑस्मियम है, रेडियम है, कौन है? कौन है? जर्मेनियम है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जर्मेनियम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। दूसरा इसका कारण है। अब इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, अब बताइए कौन सा सही होगा? दोनों के दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। जैसे हल्के रंगीन जो कपड़े हैं गर्मी के दिनों में जब पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? ताकि हल्का रहे, यानी जो गर्मी है उससे कम हो। यानी गर्मी कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसी में एब्जॉर्ब करके रखता है, तो गर्मी होता है। जैसे कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में काले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा होता भी है कि ब्लैक कलर जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। जब अवशोषित करके अंदर रखेगा तो गर्मी और ज़्यादा होगी।
यही कारण है। और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ठीक, तो इसलिए सही हो गया। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा सही सुमेलित है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, बाकी सब गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही सुमेलित है, बताइए। कौन सही सुमेलित है? हाँ, ए सही है। थर्मेरिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। ये हम लोग फिजिक्स में एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। बाकी सब जो है ये गलत है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरिया का, ऑक्जेलिक एसिड का, मेथेनॉल का, ग्लिसरॉल का, किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल का। किसका? ग्लिसरॉल का। अच्छा, जंग लगने से, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए भी ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रहे। मेथेनॉल क्या है? वही देखे होंगे आप न्यूज में कई बार कि बिहार में वो जो है अल्कोहल बंद है, या गुजरात में अल्कोहल बंद है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज आता है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की डेथ हो गई। तो वो जो जहरीली शराब होती है वही मेथेनॉल होता है, ठीक ना, जो जहरीली शराब। अच्छा, और ऐसे जो अल्कोहल होता है वो एथेनॉल होता है, ये मेथेनॉल जहरीली शराब होता है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दियासलाई के निर्माण में किया जाता है? दियासलाई माचिस देखे होंगे ना, किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस, डाई फास्फोरस, किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? ये तो आसान प्रश्न है, किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का, ठीक, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दियासलाई उद्योग में। अच्छा, सफेद फास्फोरस का नाम सुने हैं? सफेद फास्फोरस जल से, वाटर से भी बहुत तेजी से अभिक्रिया कर सकता है, नमी से अभिक्रिया कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो कहा जा रहा है ईस्ट में किडवन होता है, कैसीन दूध प्रोटीन में पाया जाता है, एलोवेरा आवृत बीजी है, घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी है। इसमें से कौन एक जो है वो गलत है, आप बताइए। तो जो घटपर्णी है, घटपर्णी ऐसा जो होता है कीटभक्षी पौधा होता है, ठीक ना, बाकी ये तीनों के तीनों सही है, यही एक गलत है। अगला है कैस्कुटा, अमरबेल का पौधा जो परजीवी आवृत बीज का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है, बिल्कुल उनसे ही करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता ही नहीं है। तो दोनों के दोनों ये सही है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है करनाल बंट रोग है किससे संबंधित, यानी किस फसल का ये रोग है? करनाल बंट किस फसल का है? गेहूं की फसल का है, ठीक ना, गेहूं के फसल का रोग है क्या? करनाल बंट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इधर रोग दिया हुआ है, इधर उससे संबंधित चीजें दी गई हैं। तो मानसिक रोग कौन है इसमें? पामा रोग, अनुमानसिक रोग कौन है, ठीक, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? यही क्षय रोग किसे कहते हैं? टीबी को, ठीक ना, देखने वाला टीवी नहीं है, टेलीविजन, वो टीवी होता है, ये टीवी है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, यानी सांप के जो जहरीले विषदंत होते हैं वो किसका रूपांतरित दंत है? चिबुकास्ती दंत का, तालु दंत का, श्वासनी दंत का, जंभिका दंत का, ये किस दांत का उदाहरण होता है बताइए? तो ये उदाहरण होता है जंभिका, जो दांत होता है वही, उसी में ये रहता है पॉइजन, विषदंत सांप में। अगला है मच्छरों के बारे में क्या गलत है क्या सही आपको बताना है। केवल नर रक्त चूसते हैं, नर जो है वो रक्त चूसते ही नहीं है, पहला बात, पहला गलत हो गया, पहला गलत होते होते यह ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। केवल मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल, दूसरा तो सही हो गया। मादा पौधों का रस चूसती है, नहीं, तीसरा भी गलत हो गया, तीसरा गलत होते हैं आपका ये भी गलत हो गया, यानी 2 ऑप्शन तो आपको कट गए। अब 2 ऑप्शन में आपको देखना है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने जो है बड़े होते हैं। अब इसमें दोनों में आपको देखना है कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ठीक है। तो ये पांचवा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी दूसरा और पांचवा क्या हो गया? सही हो गया। यानी केवल मादा जो है वही रक्त चूसती है, वही वाहक भी होती है रोग का, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उस सारी चीज़ों का, और उसका जो है डैने वो बड़े होते हैं, डंक मारने के लिए भाई रक्त चूसना है उसको, इसलिए।
अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। हड्डियों में उपस्थित क्या होता है बताइए? कैल्शियम फास्फेट होता है। ए का तो चौथा हो गया, ए का चौथा होते होते सब गलत सब गलत सब गलत, ऑप्शन डी ऐसे ही सही हो गया। बी का तीसरा होगा। सिरका में क्या उपस्थित होता है? एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अच्छा, एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है? आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम क्या है बताइए? एसिटिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ठीक है। दूध खट्टा किसके लिए होता है? किसके चलते? हाँ, लैक्टिक एसिड के चलते। फलों का पकना एथिलीन के कारण, एथिलीन के कारण फल पकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन दिया हुआ इधर और इधर दिया हुआ उससे संबंधित रोग, और कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। विटामिन ए से रतौंधी होता है, बिल्कुल सही है। माना विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या बढ़ंतता होता है? विटामिन बी3 से पेलाग्रा होता है, बिल्कुल ये भी सही है। फॉलिक एसिड से रक्त अल्पता होता है। विटामिन डी की कमी से बढ़ंतता होता है, आंख वाला नहीं। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सबके सब सुमेलित है। सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने घोषित किया? मलेरिया मुक्त मतलब देश किसको घोषित किया गया था उस समय? श्रीलंका को, ठीक है। पुराना न्यूज है ये। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? बर्ड फ्लू किसके कारण होता है बताइए? ये तो बहुत चर्चा में रहा था। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 के कारण, H5N1, ठीक। अगला है, अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की। ये बहुत पुराना है, ये करंट का है, इसको बिल्कुल ही आप नहीं रट के जाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आप लोग वही देख के जाएंगे जो अभी 1 साल 1.5 साल के अंतर्गत का जो करंट है। नाभिकीय संलयन रिएक्टर जो होता है उसके संदर्भ में पूछा है। भारी नाविकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, नाभिकीय संलयन जो होता है उसमें विखंडन कहा था, उसमें तो संलयन होता है। साधारणतः उनकी टोकमाक जो हो गई डिजाइन होती है, वे बहुत अधिक ताप पर कार्य करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा सही होगा? देखिए, पहला तो गलत है, पहला गलत होते होते ये भी गलत हो गया, यहाँ भी पहला है, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी पहला है, ये भी गलत हो गया, ऐसे ही दिखाई दिया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, यानी ये दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोलर इम्पल्स, ये भी इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये करंट का है, उस समय के करंट का है। अगला प्रश्न क्या है, नेशनल पार्क को सर्वप्रथम सबसे बाद, यानी सबसे पहले का नेशनल पार्क और सबसे बाद का नेशनल पार्क जो है उसको क्या करना है? काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ठीक। साइलेंट वैली है, काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, कान्हा है, कौन सा होगा बताइए? तो इसमें सबसे उत्तर में कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, तो सबसे पहले तो 2 नंबर होगा। 2 नंबर वाला कहाँ है? तो सबसे पहले 2 यहाँ भी है, यहाँ भी नहीं है, तीनों कट गया, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 2 के बाद 4 कान्हा हो गया, मतलब मध्य प्रदेश में, फिर काजीरंगा असम में इसके, और सबसे लास्ट में साइलेंट वैली। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो पारिस्थितिकी पद छाप है, प्रिंट है, कि माप की इकाई क्या है? किससे मापा जाता है उसको? किससे मापा जाता है बताइए? भूमंडलीय हेक्टेयर से। किससे? भूमंडलीय हेक्टेयर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेटला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन सा स्थित है? इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, भीतरकनिका गरान, यानी भीतरकनिका जो मुख्य रूप से आप देखेंगे नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा पे मुख्य रूप से स्थित है, और कह रहा है कि यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो पश्चिम बंगाल में भी अवस्थित नहीं है और इस नदी के किनारे भी नहीं है, तो न ही पहला सही और न ही दूसरा सही, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए इसका विश्लेषण। ये उड़ीसा में ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के मध्य महानदी का जो डेल्टा है वहाँ पे अवस्थित है। गहिर माथा तट उड़ीसा में स्थित है, ठीक। खारे पानी जहाँ पे जो है आपको घड़ियाल देखने को मिल जाएंगे, मतलब ओलिव रिडले जो है, कछुआ जो है, अभी बहुत सारे न्यूज में बने हुए थे,
वहाँ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला है यूनेस्को ने 2016 में, ये 2016 का है, अभी आप लोग 2024 वाला देख लेंगे। जो माउंट है असम का, ठीक है, अहोम डेंसिटी, वहाँ से अहोम साम्राज्य से अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो टीला है, ठीक है, जहाँ शव दफनाए जाते थे मास्टर्स, उसको मिला हुआ है 2024 में, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, इसको जरूर नहीं है देखना। और रामसर कन्वेंशन जो हुआ है उसमें शामिल है भारत का, टोटल 85 हो गया, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। अगला प्रश्न है 2016 में, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न 2016 तक यूनेस्को, ये सब करेंट का प्रश्न है। भारत के समस्त राज्यों के मतलब क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन है? राजस्थान है। पहला कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश कौन हुआ है? चौथा है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर का, मीर खुसरो का, फिराक का, गालिब का, किसका हुआ था बताइए? किसका हुआ था? गालिब का। गालिब आगरा में हुआ था। मिर्जा गालिब जान सुने होंगे आप, जो शायर था, महान शायर था। ठीक, किस नगर में राज्य की ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? ठीक है, कहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य की ललित कला अकादमी अवस्थित है? कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, सरोजिनी नायडू। बताइए, ये तो बहुत ही करंट का प्रश्न है, मतलब यह पूछा ही जाना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो मतलब समझ लीजिए कि कुछ नहीं आया। कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आप बताएंगे। कहाँ का स्थान और उत्पाद से संबंधित है? कौन सही सुमेलित नहीं है बताइए। क्या लखीमपुर खीरी है वह नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जो है वह फेमस है? खुर्जा मृतिका शिल्प के लिए है? मेरठ खेलकूद के सामान के लिए है? जलेसर ढलवी घंटिया के लिए है? बताइए। तो ये तीनों तो सही है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये जो मिलान जो है दिया हुआ है गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला इसका आयोजन किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला कहाँ पे होता है? गोवर्धन। गोवर्धन कहाँ पे? गए होंगे मथुरा वृंदावन, ठीक है, वहां पे होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? पक्षी विहार है और स्थान है, तो कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है बताइए। समस्तपुर रायबरेली में है, बिल्कुल सही है। बखीरा संत कबीर नगर है, संडी हरदोई है, नवाबगंज इलाहाबाद में है क्या? यही गलत है, ऑप्शन बी जो है वही सही हो जाएगा। तो नवाबगंज क्या है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार भी है, कौन? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ये याद रखिएगा कहाँ पे है, किस जिले में? उन्नाव जिले में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ पे खोला गया था बताइए, कहाँ पे खोला गया था? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? कहाँ पे? इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, कहाँ पे खोला गया था? इलाहाबाद में, ठीक ना। कहाँ पे? इलाहाबाद में खोला गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इलाहाबाद जो प्रयागराज मंडल के चाका विकास खंड दादूपुर जो गांव है वहां में 23 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा ये सारी चीजें की गई थी। समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, उद्घाटन किया गया था। तो ये था पूरा जो आपका 2016 का PYQ। ये सारी चीजें हमने कवर किया आप लोगों के साथ मिलके। तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।